नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। किरण बेदी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से मंगलवार को हटा दिया गया। राष्ट्रपति भवन ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी है। इसके साथ ही तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन से कहा गया है कि वे अपने मौजूदा जिम्मेदारी के अलावा पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम भी देखें। किरण बेदी पर लगातार आरोप लगता रहा है कि वे राज्य सरकार से सहयोग नहीं करती हैं और राज्य के विकास में रोड़े डालती रहती हैं। राज्य में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में बीजेपी इस आरोप से खुद को अलग करना चाहती है। भारत और चीन के सैनिक पीछे लौटने लगे हैं। भारतीय सेना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिख रहा है कि चीन के सैनिक पीछे लौट रहे हैं। वो टेंट और बंकर्स को तोड़ रहे हैं, अपने सामान और हथियार को गाड़ियों में रख रहे हैं। सूत्रों के हवालों से कहा जा रहा है ये तस्वीरें पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों की हैं। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी अधिकारी ने कहा कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया सही ट्रैक पर है और दोनों सेनाओं के टैंक, सैन्य वाहनों और दूसरी मशीनों को हटाए जाने के बाद वहां तैनात किए गए जवानों को भी वापस बुलाया जाएगा। हालांकि अभी पुरानी स्थिति पर वापस लौटने के बारे में नहीं कहा जा सकता है। चीन को लेकर एक बार फिर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक पहेली जिसका सुलझना बाकी है। पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीनी सैनिक एलएसी पार कर कभी भी भारतीय सीमा में नहीं आए। अब विदेश मंत्रालय कहता है कि सरकार को राजनयिक सैन्य कामयाबी मिली है और चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र से पीछे हटने लगे हैं। क्या दोनों बातें सही हो सकती हैं? बता दें, इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। किसान आंदोलन को अब किसान महापंचायतों के जरिए देश भर में फैलाने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब महापंचायतें अलग अलग राज्यों में की जा रही हैं। रोहतक जिले के सांपल में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अब एक साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में पूरे देश में पंचायतें की जाएंगी। साथ ही बंगाल में भी महापंचायत करेंगे। बता दें, बंगाल में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के हवालों से कहा जा रहा है कि इस दौरान शाह ने पार्टी नेताओं से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र के प्रदर्शनकारी किसानों के पास जाकर उनको 3 कृषि कानूनों के लाभ समझाएं, खासकर जाट बहुल इलाकों में जाकर। बता दें, किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार की चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं और उन्हें इस आंदोलन से लगभग 40 लोकसभा सीटों पर नुकसान होने का डर सताने लगा है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में कराए गए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। राज्य में हुए 117 निकायों पर चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर में आ रहे नतीजों में कांग्रेस की साफ बढ़त दिख रही है। यहां पर कुल 29 वार्ड हैं, जिनमें से अभी तक 15 पर कांग्रेस पार्टी जीत गई है, जबकि अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुला है। सुल्तानपुर लोधी में कुल 7 वार्ड में से 2 पर अकाली और 5 पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है और अभी भी गिनती जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में आज दिल्ली की एक कोर्ट फैसला सुना सकती है। इससे पहले 10 फरवरी को बहस के बाद कोर्ट ने फैसला 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। बता दें, प्रिया रमानी ने मीटू कैंपेन के दौरान तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया था, जिसके बाद एमजे अकबर ने कहा कि वो उनके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे और उसी मामले में आज फैसला आ सकता है। बता दें, एमजे अकबर पर आरोप लगाने वाली प्रिया रमानी अकेली महिला नहीं थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार रह चुके एमजे अकबर पर करीब 20 महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। चीन 2020 में यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। उसने अमेरिका को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। बता दें, कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया में चीन इकलौता बड़ा देश था जिसकी अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक रुख दिखाया। पिछले वर्ष चीन और यूरोपीय संघ के बीच $709 बिलियन का व्यापार हुआ, जबकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच $671 बिलियन का आयात और निर्यात किया गया। 2020 में चीन एक प्रमुख अर्थव्यवस्था थी, जहां यूरोपीय कारों और लग्जरी वस्तुओं की मांग बढ़ती रही, जबकि चीन ने यूरोप में आई चिकित्सा उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की मांग का फायदा उठाया और निर्यात किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।